हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज है हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 80। तो देखिए लगातार यह सीरीज चल रही है। आज 80 दिन हो चुके हैं। तो लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं। शायद जो यह सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहा है उसे बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा, और जिसने एक दिन भी छोड़ा दोस्तों कहीं ना कहीं उसको भारी पड़ जाएगा। क्योंकि पढ़ाई दोस्तों एक दिन भी ना करें तो आपको पता है कि हालत कैसी हो जाती है। तो वही चीज़ है, जिसने भी अभी तक नहीं देखा तो एक दो तीन तीन चार चार सीरीज करके एक दिन में देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। यह सीरीज चलेगी हमारे वीडियो के एग्जाम तक। तो बाकी चलो जो भी है, आज हम शुरू करते हैं भाग 80 को। देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और कमेंट जरूर करके आपके कितने नंबर आ रहे हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, राज्य में भैला भैला नृत्य कब किया जाता है? तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, आपने अपने मन में सोच के देना है जवाब। तो जो इसका हमारा सही आंसर है, राज्य में जो भैला भैला नृत्य किया जाता है दोस्तों, वह हमारा किया जाता है दीपावली के दिन। तो कहीं पर तो दोस्तों एक इसको बोलते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और कहीं बोलते हैं कुमाऊं क्षेत्र में। लेकिन दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में ज़्यादा होता है, लेकिन कुमाऊं में कम होता है। कुमाऊं के उन क्षेत्रों में भैला भैला नृत्य किया जाता है जो बिल्कुल गढ़वाल के हमारे के यहाँ ये बॉर्डर पर लगे हुए हमारे कौन से मंचू गाँव होंगे। ठीक, तो लेकिन हमें ध्यान देना भी, जो राज्य में भैला भैला नृत्य किया जाता है वो दीपावली के दिन किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र में गांव को बचाने के लिए किस पर्व को मनाया जाता है? मतलब ये है कि गढ़वाल क्षेत्र में गांव को बीमारी से बचाने के लिए ऐसा कोई पर्व मनाया जाता है, वह कौन सा है पूछा गया है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है, वह है बी, सारा पर्व। तो क्या है दोस्तों ये, इसमें हम क्या करते हैं ना, इस सारा पर्व में नंदा देवी के दूतों की आराधना करते हैं, ना कि नंदा देवी की। ध्यान देना आप लोग, नंदा देवी की दूतों की इसमें आराधना करते हैं, और इसमें ऐसा संकल्प लेते हैं कि भाई हमें हमारे गांव को बीमारी से बचाया जाए। और दोस्तों एक हमारा कलाई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कलाई त्यौहार भी या कलाई पर्व भी। यह दोस्तों हमारे जो हम जब फसल काटते हैं ना, मान लो अभी जो गेहूँ की फसल हो रही है, फिर हम जब फसल को काटेंगे तो उस समय हमारा यह महोत्सव मनाया जाता है। और एक आध जैसे और जल्दी भिरौली क्या होती है, भिरौली भी दिया देखिए दोस्तों। भिरौली क्या है? भिरौली देखिए दोस्तों, हमारे राज्य में संतान कल्याण के लिए बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला हमारा पर्व होता है। कौन सा? भिरौली। और चैतौल तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में संपूर्ण रूप से मनाया जाता है, लेकिन एक हमारा बात करें तो पिथौरागढ़ का क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। और यह चैतौल पर्व दोस्तों हमारे प्रति वर्ष न मना के इसको दूसरे या तीसरे वर्ष इसको मनाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जन्यो पुण्यो किस त्योहार को कहा जाता है? तो दोस्तों जन्यो पुण्यो हमारे बोलते हैं रक्षाबंधन को। तो इसका हमारा सी आंसर सही होगा। और दोस्तों रक्षाबंधन में हमारे कुमाऊं में हो गया या गढ़वाल में हो गया, बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, एक तो बग्वाल का मेला, या उसको बोलते हैं हम देवीधुरा का मेला, या आषाढ़ी कौतिक के नाम से जानते हैं। और एक हमारे रक्षाबंधन के दिन हमारे केदारनाथ में अन्नकूट या अन्नकूट मेला लगता है। अब इतना ही फिलहाल याद रख लें। चौथा प्रश्न है कि सप्तेश्वर मंदिर समूह, सप्तेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा सही जो आंसर होता है दोस्तों, वह है हमारा बी चंपावत। अब देखिए सप्तेश्वर मंदिर समूह क्या है। देखिए चंपावत में है क्या ना, 7 पूरे मंदिर हैं, उसी को ही सप्तेश्वर मंदिर समूह कहा गया है। पहला दोस्तों बात है उसमें बालेश्वर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा बालेश्वर मंदिर है। क्योंकि जो बालेश्वर मंदिर है इन 7 मंदिरों में सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन जो हमारा हमारा जो उसमें मंदिर है वह बालेश्वर है। और बालेश्वर का उल्लेख जो हमें देखने को मिलता है हमारे मानस खंड में देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है भी कि कुमाऊं का वर्णन मानस खंड में और गढ़वाल का वर्णन हमें केदार खंड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये था कि जो बालेश्वर मंदिर है क्या है, हमारा सबसे प्राचीन है। ठीक, और बात करते हैं ना कि बाल के पूछ ले भाई बालेश्वर मंदिर का जो निर्माण था वो कब कराया गया, तो एक याद रखना 1272 में चंद राजाओं द्वारा इसका हमारे के निर्माण कराया गया था। और उसके बाद भाई कुछ और भी जान लेते हैं। जैसे बालेश्वर मैंने आपको बता दिया है, एक है डिप्टेश्वर और एक है हमारा क्रांतेश्वर। ठीक, देखिए क्रांतेश्वर जो आज हमारा ये क्रांतेश्वर है ना, इसी के नाम पर दोस्तों हमारा क्या
कुमाऊं नाम पड़ता है, या कुर्मपाद या कामदेव नाम से इसको हम जानते थे क्रांतेश्वर को, और इसी से हमारा बाद में क्या होता है, हमारे कुमाऊं का ऐसा उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और देखिए मैंने आपको बता दिया, बालेश्वर बता दिया, डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, एक था दोस्तों ताड़केश्वर, एक है ताड़केश्वर, एक है ऋषिकेश्वर, ऋषेश्वर, एक है घटेश्वर, एक कौन सा हमारा मानेश्वर। और देखो मानेश्वर में दोस्तों हमारा प्रसिद्ध एक मेला भी लगता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कल रात की जो वीडियो थी मैंने आपको मानेश्वर मेले के बारे में वहाँ पर आपको मैंने बताया था, जिसने कल रात की वीडियो नहीं देखी एक बार जरूर देख लें। पांचवा प्रश्न है कि सुमेरु व स्वधम गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों सुमेरु व स्वधम गुफाएं पर पूछा गया है, तो इसका हमारा जो सही आंसर होता है दोस्तों वो है हमारा सी, वो हमारे कहाँ पर, गंगोली हाट में। और दोस्तों गंगोली हाट में हमारी कौन सी, ये दो ही गुफाएं नहीं, इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण चर्चित गुफा हमारी कौन सी, पाताल भुवनेश्वर, हमारे इसी गंगोली हाट में स्थित है, जो कि आपको ध्यान देना ही देना दोस्तों। और अगर कहीं बात आती है ना कि गंगोत्री में कौन सा हमारा एक प्रसिद्ध गुफा है, तो दोस्तों इसको भी याद कर लें, पांडव गुफा। जो पांडव गुफा हमारे कहाँ पर, वो गंगोत्री में है। और माणा में तो खैर बहुत सारी गुफाएं हैं, ब्यास गुफा, गणेश गुफा, और क्या कहते हैं मुचकुंद गुफा, यहाँ पर तो बहुत सारी खैर गुफाएं, वो अलग चीज़ है। लेकिन लोहाघाट के पास हमारा दोस्तों एक, लोहाघाट के चंपावत में एक हमारी गुफा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाताल रुद्रेश्वर गुफा बोलते हैं, जिसकी खोज 1993 में 14 वर्षीय बालक द्वारा की जाती है। छठा प्रश्न है कि शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों जो शारदा नहर का हमारा निर्माण हुआ था, यह हुआ था हमारे 1928 में। तो इसका बी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। और जैसे कि कुछ और भी महत्वपूर्ण थे, जैसे कि चलो एक के बारे में जानते हैं फिलहाल हम। अच्छा शारदा किस पे, तो वही काली नदी, वही शारदा नदी पर हो गया हमारा। और थोड़ा सा एक आध जान लेते हैं, जो 1983 पर ऑप्शन दिया था ना मैंने, तो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि 1983 में एक आपको पता है कि उत्तराखंड की जो सबसे लंबी या सबसे पुरानी जो नहर होती है ऊपरी गंगा नहर, तो उसका जो पुनर्निर्माण हमारा हुआ था, जो आधुनिकीकरण, तो 1983 में शुरू हुआ था। और आपको पता है कि जो ऊपरी गंगा नहर थी उसका जो निर्माण होता 1842 से लेकर कब तक हुआ था हमारा, 1854 तक हुआ था। सातवां प्रश्न है कि राज्य में उत्तम प्रकार के पाथर व पटाल किस जिले में मिलते हैं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होता है वह होता है हमारा सी, अल्मोड़ा। और दोस्तों यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो एक सर्वोत्तम, अगर बात करूँ ना, सबसे अच्छे जो आज हमारे कुमाऊं में आपको देखने को मिलते हैं, जो पत्थर वाले घर देखने को मिलते हैं, तो वो अल्मोड़ा से ही मिलते हैं। और एक अल्मोड़ा दोस्तों एकमात्र, अगर मैं कहूँ तो, जो चांदी हमारा है ना, चांदी खनिज, तो वो भी हमारे कहाँ से, अल्मोड़ा से मिलता है। और एकमात्र अगर मैं कहूँ कि उत्तराखंड में टिन कहाँ से मिलता है, टिन, तो दोस्तों हमारे कहाँ, चमोली में मिलता है। ठीक, आपको ये ध्यान देने हैं। और एक मात्र दोस्तों अभी हमारा एक और है, जैसे क्या नाम था उसका, उसको बोलते हैं हम जिरेनियम बोलते हैं, ऐसे कुछ था। ठीक, तो जो जिरेनियम दोस्तों हमारे मिलता है वो हमारे कहाँ, देहरादून में मिलता है। और एक और था हमारा यूरेनियम। तो यूरेनियम हमारे कहाँ से, टिहरी गढ़वाल से हमें देखने को मिलता है। आठवां प्रश्न है कि बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों जो बिनसर वन्यजीव हमारा है उसकी स्थापना जो होती है वो होती है हमारे, आपको पता है, इसका जो सही आंसर है वह है डी, 1988 में। और कुछ जान लेते हैं कि देखिए बिनसर, जब हम वन्यजीव विहार की बात करते हैं, तो जो हमारा सबसे पहला जो वन्यजीव विहार था हमारा 1955 में, कौन होता है हमारा, गंगोत्री वन्यजीव विहार होता है। और जिसका कुल क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर था हमारा। और जो दूसरे नंबर बनता हमारा केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में, कुल क्षेत्रफल बात को तो 957। और उसके बाद हमारा जो, उसके बाद जो होता है अस्कोट की स्थापना होती है 1986 में। और महत्वपूर्ण हो तो कुल क्षेत्रफल लगभग 600 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद हमारे सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना होती है, कब होती है, 1987 में होती है। कहाँ पे है, तो पौड़ी में है। और उसका कुल क्षेत्रफल कितना हमारा, लगभग 301 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद हमारा एक और महत्वपूर्ण कौन सा हमारा, यही बिनसर वन्यजीव विहार 1988 में और अल्मोड़ा में है। और 47 वर्ग किलोमीटर इसका लगभग हमारा पूरा क्षेत्रफल है। और उसके बाद हमारे एक मसूरी वन्यजीव विहार, जहाँ पर पहाड़ी बटेर अंतिम बार देखा गया था, ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आया था। तो 1993 में उसकी स्थापना हुई थी। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 10.82 वर्ग किलोमीटर।
और जो अंतिम हमारा वन्यजीव विहार बनता है वो बनता है 2012 में नंधौर वन्यजीव विहार, और जैसा कुल हमारा क्षेत्रफल था लगभग लगभग 270 वर्ग किलोमीटर, और नैनीताल और हमारे कहाँ पर नैनीताल और उधम सिंह नगर में हमारे ज़िले में वो शामिल है। और बात करते हैं दोस्तों नंधौर की, एक नदी भी है जो कि हमारे नानक मत्ता को क्या देती है, हमारा जल देती है। नवा प्रश्न है कि राज्य में आज तक का जो सबसे तीव्रतम भूकंप आया था दोस्तों वह कब आया था, और उसका जो हमारा रिक्टर स्केल पर जो पैमाना था हमारा वो था 0.9 का। ठीक, आपको ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, और वह स्थान था हमारा कौन सा, बी बद्रीनाथ। और दोस्तों बात करते हैं कि जब बद्रीनाथ में हमारा यह भूकंप आता है तो यह तारीख भी आप याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1 सितंबर 1803 में आता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और हालांकि इससे पहले भी हमारा 22 मई 1803 में ही हमारे भूकंप आता है उत्तरकाशी में, जो कि हमारा कितना रिक्टर स्केल पर उसका 6 था मापन। ठीक, और उसके बाद तो क्या भूकंप बहुत सारे उत्तराखंड में आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी आज तक की बात करें भूकंप की तो हमारे 1803 में, ठीक, 1 सितंबर 1803 हमारा बद्रीनाथ वाला ही है। और आज तक की सबसे बड़ी जो आपदा आई है वो हमारे 17 जून 2013 की। 10वां प्रश्न दोस्तों कि नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई कितनी है। ध्यान देना है भाई, नंदा देवी पूर्वी या पश्चिमी क्या पूछा गया है, तो नंदा देवी पूर्वी पूछा गया है, तो इसकी जो हमारी हाइट है वो है हमारी 7434 मीटर। अगर यहाँ पर पश्चिमी की पूछता या उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछता तो दोस्तों हमारा हो जाता कौन सा, नंदा देवी पश्चिमी। और नंदा देवी पूर्वी को हम सुनंदा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग नोट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा 77 56 जो हमारी हाइट है वो हमारी कामेट की है, जो कि हमारी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और 72 हमारी किसकी, माणा की है। 11वां प्रश्न है कि संसद का वर्णन हमें किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। सिर्फ संसद का वर्णन, तो दोस्तों जो हमारा संसद का हमें वर्णन देखने को मिलता है वो अनुच्छेद 79 में देखने को मिलता है। और 80 में हमें संसद के बाद हमारा आता है कौन सा, राज्यसभा। संसद राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनी होती है ना, ठीक, तो उसका जो हमारा वर्णन देखने को मिलता है हमें राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में देखने को मिलता है। 12वां प्रश्न है कि राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं। तो दोस्तों राज्यसभा की जो हमारी सर्वाधिक सीटें हैं वो हमारे हैं उत्तर प्रदेश में। कुल कितनी है, तो कुल हमारी कितनी यहाँ पर 31 हमारी क्या है, हमारी सीटें हैं। अगर कहीं पूछना कि राज्यसभा की अधिकतम सीटें भारत में कितनी हो सकती हैं तो 250 हो सकती हैं, और वर्तमान में कितनी है पूछेगा तो 245 हैं। और एक आपसे पूछते हैं कि कितने राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो दोस्तों वो 12 होंगे। ठीक, और यह जो 12 सदस्य चुने जाते हैं किस संविधान से लिए गए हैं या किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका हमारा आंसर होगा आयरलैंड से। देखिए 13वां प्रश्न है कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है। तो दोस्तों मैंने कहा अभी मैंने आपको राज्यसभा का बताया था, और यहाँ पर लोकसभा की मैंने आपसे पूछा भी है। तो इसका हमारा सही आंसर है वो है सी, 552 हमारी क्या हो सकती है, अधिकतम सीटें हो सकती हैं। लेकिन जो हमारे संविधान में जो वर्णन दिया गया था सीटों का वो शायद दोस्तों लगभग हमारे 500 का दिया गया था, एक बार चेक कर लूँ। ठीक है दोस्तों, जो हमारे मूल संविधान था ना उसमें जो सीटें दिखाई गई थी हमारी लोकसभा की वो 500 थी, लेकिन वर्तमान में जो अधिकतम सीटें हो सकती हैं वो 552 हो सकती हैं। लेकिन वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं तो दोस्तों हमारी कितनी, 545 हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की जो भाषा है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका हमारा सही जो आंसर दोस्तों वह है हमारा ए, ऑस्ट्रेलिया से। और दोस्तों हमारे एक आइलैंड है जहाँ से हमें नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और जो अभी मैंने बताया था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है वो भी हमारे आइलैंड से लिया गया है। और महत्वपूर्ण कि हमारे अमेरिका से जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे कौन से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, और रूस से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। 15वां प्रश्न है कि संविधान सभा में संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था।
तो दोस्तों इसका हमारा जो सही आंसर है वो है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों वो थे हमारे, एक समिति और बनी थी, वो थी कौन सा, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति बनी थी, उसके भी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों हमारे जवाहरलाल नेहरू उस समय पर जो हमारे संविधान की जो प्रमुख समितियां बनी थी ना, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एक तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और दूसरी बात संघ शक्ति के भी अध्यक्ष कौन थे हमारे, वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको पता ही है। और उसके बाद हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात जब कर लेते हैं तो ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। 16 प्रश्न की हिंदी के प्रश्न आगे हैं कि पुस्तक पढ़ी गई में हमारा कौन सा वाच्य है, यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा जब पुस्तक पढ़ी गई है तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, सकर्मक क्रिया मिल रही है। और सकर्मक क्रिया का हमें उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है, तो हमारा कौन सा, बी, कर्मवाच्य में। तो इसका बी आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि राम गया था मैं कौन सा भूतकाल है। दोस्तों पूछा गया कि राम गया था मैं कौन सा भूतकाल है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा सी, पूर्ण भूत। अगर दोस्तों आप पूछें कि सामान्य भूत इसका क्या हो जाता, तो दोस्तों होता क्या, राम गया, ये सामान्य भूत होता। आसन्न भूत क्या होता कि राम गया है, ये हमारा आसन्न होता। मैंने बोला कि पूर्ण भूत क्या, राम गया था। और अपूर्ण होता दोस्तों क्या, राम जा रहा था, इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे क्या है, राम गया था, पूर्णभूत। 18 प्रश्न है कि श्याम ने राम को थप्पड़ मारा में कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों एक तो राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, यहाँ पर दोस्तों दो कर्म हैं, एक तो राम, दूसरा कौन सा, थप्पड़। तो इसका हमारा क्या होगा, द्विकर्मक क्रिया। तो इसका ए आंसर हमारा सही है। 19वां प्रश्न है कि गीला सूखा में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों कहीं गीला और सूखा आपको लग रहा है कि यार कुछ गुण मिल रहा है हमें, गीले का गुण या सूखा का गुण। तो इसका हमारा सही जो आंसर है वो हमारा कौन सा, ए, गुणवाचक। और आज का अंतिम प्रश्न हमारा कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों जो हिंदी में हमारी कारकों की संख्या होती है वो होती है हमारी कितनी, 8। तो इसका हमारा बी आंसर सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, या यहाँ पर देखें आपकी मैंने लिंक दिया हुआ है, या आप सीधे डायरेक्ट जाके वहाँ पर सर्च करें उत्तराखंड समाधान करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको आज तक की सारी PDF वहाँ पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।